Hello everyone, hello students. I hope you all are doing well in your life. और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके सामने आपकी सिविक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है जुडिशरी, और जुडिशरी मैं आज आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ जुडिशरी एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ जुडिशरी एंड व्हाट इज़ द मेन पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और साथ में फीडबैक दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स में समझ में आता है वेरी गुड, बट अगर किसी को शॉर्ट नोट्स में समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए एक लाइन टू लाइन वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा एनसीईआरटी की बुक से आपको लाइन टू लाइन कवर करके बताऊँगा, जिसमें एक एक वर्ड मीनिंग आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक नोटबुक ले लीजिए ताकि आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है, सबसे मेन जो हमारा पॉइंट है, व्हाट इज जुडिशरी। ओके, तो जुडिशरी के बारे में अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जुडिशरी मीन्स होता है सेट ऑफ कोर्ट्स, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी कोर्ट्स हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कितने कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट है, कितने सुप्रीम कोर्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए जितने भी कोर्ट है हमारे इंडिया में, तो इनको जो पूरा, ठीक है, इनको पूरा जो कंट्रोल किया जाता है या इस पूरे सेट को हम जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, इसमें लॉ फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। ठीक है ना, मतलब जो कोर्ट का सिस्टम है ना पूरा, जिसमें लॉ फॉलो किया जाता है, उसी को जुडिशरी कहते हैं। क्लियर? इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाई द लॉ। इंटरप्रेटिंग मतलब होता है एक्सप्लेन करना, मतलब कि जो जुडिशरी है वो क्या करता है, इंटरप्रेटिंग करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है और अप्लाई करता है लॉ को। मतलब कि जो जुडिशरी है ना, समझता है, जानने की कोशिश करता है कि ये सब क्या है, मतलब कि, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको समझता है और उसके बाद उसे अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम जुडिशरी कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसको पहले अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अप्लाई कर देता है लॉ को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इमेजिन अ फाइट बिटवीन टू पीपल। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो, दो लोग हैं, इनके बीच में फाइट हो रही है किसी बात को लेके। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में। हु डिसाइड हु इज राइट। तो आप ये बताइए कि कौन डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसे केस में अगर हम किन्हीं लोगों को लेके आते हैं, आप जैसे ही कोई और लोगों को लेके आते हैं, तो मे बी चांसेस है कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हमें एक राइट डिसीजन की ज़रूरत होती है, जो कि कौन करता है, और वो डिसीजन कौन लेता है, कोर्ट लेता है। कौन लेता है, कोर्ट। तो कोर्ट किसका पार्ट है, कोर्ट तो जुडिशरी का पार्ट है, क्योंकि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ, या जुडिशरी इज द सिस्टम और सेट ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करता है और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जुडिशरी। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द जुडिशरी डज। तो यही जो काम है, मतलब कि जो जुडिशरी करता है। ठीक है, इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर्स जस्टिस इज सर्व। ठीक है, तो जुडिशरी क्या करता है, रिजॉल्व्स करता है। रिजॉल्व मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना। ठीक है ना, रिजॉल्व डिस्प्यूट मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको सोल्व कर देता है। किसके बेस पे, लॉ के बेस पे। एंड इंश्योर्स जस्टिस इज सर्व, और ये इंश्योर करता है कि जस्टिस क्या हो रही है, यहाँ पे सर्व की जा रही है, मतलब कि जस्टिस फॉलो की जा रही है। क्लियर है सभी को? इंश्योर्स जस्टिस इज सर्व मतलब सुनिश्चित करता है कि जो कानून है उसको फॉलो किया जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि जुडिशरी क्या है। ठीक है, अगर आपको जुडिशरी अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं, एक पॉइंट हम इसे आगे लेके चलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब एक बार आप ये छोटी सी डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अ सिस्टम ऑफ कोड दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाई लॉ एंड डिलीवर्स जस्टिस। सिंपल सी बात है, इंटरप्रेट्स करता है मतलब कि क्या करता है, एक तरीके से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, और
वहाँ पर फिर क्या करता है, लॉ को अप्लाई कर देता है। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम क्या करता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा, इंटरप्रेट्स करेगा, उस चीज़ को समझेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा, उसके सॉल्यूशन को ढूंढेगा, सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद लॉ अप्लाई कर देगा कि इस पर कौन सा लॉ लगना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डिलीवर जस्टिस, और उन दोनों में से दो पर्सन होंगे, अगर दोनों पर्सन में जो भी सही इंसान होगा, यानी कि एक राइट पर्सन होगा, उसको जस्टिस मिल जाएगी। जो सेकंड वाला हो सकता है दोनों में कोई तो प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई तो एक तरीके से क्रिमिनल भी हो सकता है, या कोई किसी की तो गलती होगी। ठीक है, तो जो गलती होगी उसे उसकी सज़ा मिल जाएगी, और जो सही इंसान होगा उसे एक तरीके से जस्टिस मिल जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप ये डेफिनेशन ज़रूर लर्न करें, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, क्लियर? तो आई होप कि आपको एटलीस्ट जुडिशरी तो क्लियर हो गया होगा कि जुडिशरी क्या है। अच्छा, जुडिशरी जब समझ में आ गया तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो बेसिक अगर यहाँ बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 3 रोल हैं जुडिशरी के। फर्स्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेकंड जुडिशियल रिव्यू, एंड थर्ड प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। सबसे पहले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब होता है जो भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी दो लोगों में या किन्हीं लोगों में, ग्रुप्स में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको डिस्प्यूट कहते हैं। हम कोई भी लड़ाई होती है उसको डिस्प्यूट कहते हैं। तो जुडिशरी सबसे पहले क्या करता है, डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है, मतलब उसे सोल्व करने की कोशिश करता है, चेक करता है कि लड़ाई क्यों हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें जो भी मिस्टेक होगी उसको चेक करेगा। अब देखो यहाँ से हम रीड करते हैं, 2 people फाइट ओवर हैंड। ठीक है, तो दो लोगों में लड़ाई हो रही है और समवन इज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो उनमें से एक जो होता है क्या कर देता है, आरोप लगा देता है, किस चीज़ का, थेफ्ट का, चोरी का। हु डिसाइड द ट्रूथ, द कोर्ट। तो ऐसे केस में डिसाइड कौन करेगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। मतलब आप पे अगर कोई कल को अगर कोई आप पे कोई भी एक्यूज मतलब कोई भी आप पे आरोप लगा देता है, एक्यूज कर देता है आपको, तो उस केस में आप कहाँ जाओगे? आपके बोलने से तो कोई मानेगा नहीं कि आप अगर सच बोलेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं करी, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को मानेगा। तो ऐसे केस में आपको किसके पास जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाके हेल्प लेनी पड़ेगी। और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में आपकी बात को सुना जाएगा अच्छे से, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, तो कोर्ट में आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा सेकंड पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट मतलब यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमने पहले भी ये स्टडी किया था, लेजिस्लेचर के बारे में हमने स्टडी किया था। तो जो भी एमपीज वगैरह हैं हमारे, जो भी हमारी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में, वो लोग किसी भी बिल को पास कर देते हैं यदि, और उसके बाद वो राज्यसभा में भेज देते हैं, अगर मान लो वो पास हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में जुडिशियरी के पास पावर है, यानी कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे क्या कर सकता है, वो उसको रिव्यू करने के लिए मतलब आगे भेज सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उसको रिव्यू कर सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है कि जो इन्होंने लॉ बनाया है, ठीक है ना, तो उसको कोर्ट पहले क्या करेगा, रिव्यू करेगा। बाई चांस अगर वो जो सच में ऐसा पाया जाता है कि जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है सच में, तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। कौन कर सकता है, जुडिशरी कर सकता है, यानी कि कोर्ट कर सकता है। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते थे। जुडिशियल रिव्यू आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोर्ट के पास पावर है कि जो भी लॉ बन रहा है उसको वो रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है, कि इस बारे में चेक कर सकता है कि ये जो लॉ बनाया गया सही है या गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जुडिशरी जो है हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये तो सभी को पता होगा। इफ समवन डिनाइज योर राइट्स, मतलब अगर हमारे राइट्स को कोई डिनाई कर देता है, मना कर देता है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एजुकेशन, यानी कि कोई मना कर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, एजुकेशन के लिए, यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स, दे विल प्रोटेक्ट योर राइट्स। तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और वो क्या करेंगे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। सपोज आप कोई सही टॉपिक पे कोई बात बोल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास के एरिए में पॉल्यूशन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि हमें पॉल्यूशन के लिए आपस में एक तरीके से लोगों को बताना चाहिए इस बारे में और मिलके इस पे काम करना चाहिए। अपने एरिया में पॉल्यूशन नहीं फैलना, मतलब पॉल्यूशन हमें नहीं करना, उस पर काम करना, उसे रोकना है। लेकिन ऐसे केस में मान लो अगर आपको आकर कोई रोकता है कि भाई आप ऐसी स्पीचेस क्यों दे रहे हैं, लोगों को भड़का क्यों रहे हैं, ठीक है, मतलब एरिया की आप एक तरीके से उसमें गलतियां क्यों निकाल रहे हैं, कमियां क्यों निकाल रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको बोलने से कोई रोकता है, सही चीज़ पे अगर आप कोई भी बात बोल रहे हो और आपको सही चीज़ पे बोलने से कोई रोकता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कोर्ट जो है आपके राइट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आपके पास फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन के लिए आपको मना करता है, आपको स्कूल में कोई एंट्री लेने से रोकता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आप कोई टेम्पल में जाने से कोई रोकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। और अगर इन चीज़ों के लिए आपको अगर कोई रोकता है तो ऑब्वियसली आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं और इस पे फिर बाद में आपकी जो भी है सुनवाई होगी और जो कोर्ट है आपके फंडामेंटल राइट को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रोल ऑफ जुडिशरी आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल हैं तीनों, ये तीनों आपको लर्न करने हैं सिंपल, और इनको ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको रखनी है। एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम में आप इस तरीके से अगर अपना आंसर राइटिंग करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। इसमें हम समझेंगे कि इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, आवर जुडिशरी इज लाइक ए लैडर, इट हैज़ 3 मेन लेवल। ठीक है, तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया का वो लैडर की तरह यानी सीढ़ी की तरह है बिल्कुल, और इसके कितने 3 लेवल हैं। ठीक है, 3 लेवल हैं, और वो 3 लेवल कौन से हैं आई होप आपको पता भी होगा पहले से। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट जो है वो कौन सा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट एंड थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले यानी सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में है, सभी को पता है। ठीक है, एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में क्या हर जगह एक ही होता है, और ये है हमारा न्यू दिल्ली में। ओके, अब देखो द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हाईएस्ट कोर्ट हमारा इंडिया में कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो बैठते हैं। और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है, यानी कि कोई ऐसा केस जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही सोल्व नहीं हो पाया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और उस पर काफ़ी लंबी बहस चलती है, यानी कि काफ़ी लंबी डेट्स उसमें चलती रहती हैं और उसके बाद उस पर एक बड़ा डिसीजन होता है, हाईलाइट भी हो जाता है। आपको भी बहुत सारे ऐसे केसेस याद होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, टीवी पे भी उनको दिखाया गया होगा। ओके, इट कैन हियर अपील फ्रॉम एनी हाई कोर्ट और लोअर, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, मतलब जिसका डिसीजन अच्छे से नहीं, मतलब जिसका फैसला अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो कहाँ अपील कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद उस चीज़ पे फैसला जरूर लिया जाएगा। क्लियर हुआ, यानी ये हाईएस्ट कोर्ट है। अब एक बार देख लेते हैं, हम हाई कोर्ट देख लेते हैं। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सही बात है यहाँ पे, ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, हर स्टेट में क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल का ये हाईएस्ट कोर्ट होता है। अच्छा आप बताइए, हाई कोर्ट हमारे इंडिया में टोटल कितने हैं बताइए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आपकी आंसर राइटिंग में ये काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25। तो सिंपल बात यही है, अगर हाई कोर्ट में कोई चीज़ रिजोल्व नहीं हो पाती तो उसके बाद जो पर्सन है जिसको जस्टिस नहीं मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट में अगर किसी का केस सोल्व नहीं हुआ तो वो कहाँ अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर, ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। क्लियर, अब ये देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये रहा, दीज आर एट
लोकल लेवल। तो ये कौन से कोर्ट्स होते हैं, ये लोकल लेवल पे होते हैं। दे डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, यानी कि हर स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये कोर्ट आपको मिल जाते हैं। और इन कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल केसेस को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है, आई मीन्स उनको डील किया जाता है। सिविल और क्रिमिनल केसेस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर वगैरह वगैरह इस तरह की, या फिर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, ये सब आ जाता है क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में मैरिजेस, डाइवोर्स एंड प्रॉपर्टी राइट, ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो सिविल कोर्ट्स में रिजोल्व की जाती हैं। क्लियर है। तो जिन केसेस में ये चीज़ें सोल्व नहीं हो पाती वो लोग हाई कोर्ट तक चले जाते हैं, और आई थिंक हाई कोर्ट में वो चीज़ें रिजोल्व कर दी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा अलग तरह के या कुछ स्ट्रेंज ही ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब कि हाई कोर्ट में रिजोल्व नहीं हो पाते और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आज की डेट में देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, बट वो थोड़े स्ट्रेंज होते हैं, उनमें मतलब कि वो हाई कोर्ट में सोल्व ही नहीं हो पाते, उसमें प्रूफ्स के मतलब बहुत केसेस में तो प्रूफ्स ही नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ऐसे केस ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर आपसे मैं पूछूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं हमारे देश में पूरे, तो आपको क्या लिखना है, हमारी कंट्री में जो है 688, ठीक है, 688 कोर्ट हमारे इंडिया में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। टोटल काउंट किए मैंने, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में इसे भी इंक्लूड कर देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, तो ये आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव लगेगा टीचर को भी, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा। फैक्ट, यहाँ पर एक फैक्ट दिया है, इसको देख लो। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप लिख सकते हो, ये जो पॉइंट है ये आप यहाँ नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप एक लाइन और नोट कर सकते हो। क्या नोट करना है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। तो 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। ये क्वेश्चन हर साल आता है। लास्ट ईयर के जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स थे उनसे भी ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा था, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाए थे, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको इतनी अच्छी आंसर राइटिंग बता रहा हूँ तो आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है और आंसर को बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले, नाउ यू मे आस्क, इज द जुडिशरी फेयर एंड फ्री। क्या जुडिशरी फेयर है, ठीक है, फेयर एंड फ्री है। यस, एंड दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिल्कुल, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो फेयर है, ठीक है ना, मतलब किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता प्रूफ के बेस पे, ठीक है ना, मतलब लीगली किसी के साथ भी कोई जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, और जस्टिस तो होती है, ठीक है, तभी तो लोग जा रहे हैं कोर्ट में। अगर जस्टिस नहीं होती तो लोग क्यों जुडिशरी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि लोगों का ट्रस्ट तो है जुडिशरी पे, इसलिए जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये फेयर एंड फ्री है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यही है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ, कि कोर्ट पे किसी के रूल्स अप्लाई नहीं होते, यानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी लेजिस्लेचर में बैठा हुआ इंसान, यानी कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ इंसान एक तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता जुडिशरी के काम में, ठीक है। कोई भी बड़ा लीडर, इवन प्रधानमंत्री, ठीक है ना, देश के पीएम भी इंटरफेयर नहीं कर सकते कोर्ट के मामले में, ठीक है। कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए लोगों का कोर्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। कोर्ट अपना काम खुद ही करता है, उसमें किसी भी मिनिस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर सोच के देखो किसी का इंटरफेयर हो जाएगा तो क्या कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, पावरफुल लोगों का इंटरफेयर होने लगेगा, तो कोर्ट पे किसी का ट्रस्ट भी नहीं रहेगा और लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपने मामले लोग खुद ही सुलझाने लग जाएंगे, और उन केसेस में हो सकता है डिस्प्यूट्स ज़्यादा बढ़ जाए। जबकि कोर्ट का काम ना क्या है, डिस्प्यूट्स को रोकना, शांति बनाए रखना, पीसफुल कम्युनिटी बनाना। इसीलिए जो जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, और कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, दोनों ही उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है।
अब हम इसे आगे समझते हैं लाइन टू लाइन। सबसे पहले द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज, तो आपको फर्स्ट लाइन यही लिखनी है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है क्योंकि, अब पहला पॉइंट यहाँ से समझो, इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी जुडिशरी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जजेस आर अपॉइंटेड केयरफुली एंड कांट बी रिमूव्ड इजीली, ठीक है, यानी कि जुडिशरी में किसी भी तरह के कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी तरह के कोर्ट में जो जजेस हैं उनको केयरफुली अपॉइंट किया जाता है, मतलब कि बहुत सोच समझ के उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और उनको इजीली रिमूव भी नहीं किया जा सकता, इजीली हटाया भी नहीं जा सकता। इतना इजी प्रोसेस नहीं है किसी को भी जज को हटाने का, क्योंकि अगर ये इजी होता तो कोई भी बड़ा मिनिस्टर अपने फ़ायदे के लिए उस जज को वहाँ से हटा देता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए, यानी कि जुडिशरी के साथ कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो पाए, ठीक है। कांट बी रिमूव इजीली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर सैलरीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जजेस होते हैं कोर्ट में उनकी सैलरी भी जो होती है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है ना। सैलरी के बारे में जितना भी पूरा सिस्टम है जो इनका, पूरा जो तरीका है सैलरी देने का, वो पूरा कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। कोई भी मिनिस्टर या कोई भी बड़ा लीडर जो है इन चीज़ों में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है ना। इवन गवर्नमेंट भी इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, टोटली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटरफेयर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से फॉलो किया जाता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके मैंने अभी बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंट्स को अगर अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। अब लास्ट लाइन एक बार सुन लो, दिस इंडिपेंडेंस हेल्प जजेस गिव फेयर डिसीजन, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है जुडिशरी को, ये क्या करती है, हेल्प करती है जजेस गिव फेयर डिसीजन, मतलब इसके थ्रू क्या करते हैं, जो जजेस होते हैं वो एक फेयर डिसीजन कर पाते हैं, यानी उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी बड़े नेता का कोई भी डोमिनेंस नहीं है, किसी भी मिनिस्टर का कोई डोमिनेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़ा ऑफिसर डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, जजेस को। तो ऑटोमेटिकली जो जजेस हैं टोटली फ्री हैं, और वो अपने लेवल पे, मतलब एक तरीके से प्रूफ के बेस पे जो है एक राइट डिसीजन लेते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है, इसीलिए लोगों का जुडिशरी पे विश्वास है, ठीक है। इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी कि जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई भी अनफेयर डिसीजन नहीं लेते, यानी कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जजेस जो हैं अपने फ़ायदे के लिए जो है या अपने मतलब के लिए गवर्नमेंट से कोई ऐसा रिवेंज, मतलब किसी मिनिस्टर से कोई रिवेंज लेना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है ये, लेकिन इनको जो है पूरा एक तरीके से डिसीजन लेना होता है, वो फेयर डिसीजन लेना होता है, यानी प्रूफ के बेस पे, और ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट क्यों है, वाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक आप जरूर कर लेना, ये भी आपका 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलो, तो अब हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अच्छा, PIL के बारे में आपने पहले काफ़ी सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा कि फलाने ने जो है वही PIL डाल दी। एक जोली LLB मूवी है, वो जरूर देखिएगा, पार्ट 1, उसमें PIL के बारे में आपको प्रैक्टिकली काफ़ी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इन अर्लियर टाइम्स ओनली दोज हु वर अफेक्टेड कुड गो टू कोर्ट, मतलब देखो पुराने टाइम में क्या होता था, ज़्यादातर जो लोग अफेक्टेड हैं, मतलब कि जिनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वही लोग कोर्ट में जाते थे, ठीक है। बट नाउ एनीवन कैन गो टू कोर्ट फॉर अ पब्लिक इशू, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अफेक्टेड हों तब ही हम कोर्ट जाएं। अगर कोई पब्लिक इशू है, जैसे कि आपके एरिया में गार्बेज डिस्पोजल को लेके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके क्लीनलीनेस की कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आपके आसपास कोई भी इशू है, ठीक है ना, एजुकेशन को लेके कोई इशू है,
ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप उस पर PIL डाल सकते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट से इस बात पे सवाल करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये क्यों हो रही है, ठीक है, और उसमें आपको आंसर ज़रूर मिलता है, कोर्ट उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो एक बार। इफ़ ए फैक्ट्री इज पॉल्यूटिंग अ रिवर, ठीक है, मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें से कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसकी वजह से जो हमारी रिवर है वो क्या हो जाती है, वो पोल्यूट हो जाती है। इवन इफ़ यू डोंट लिव नियर बाय, अब चाहे आप उस रिवर के पास रहते हो या ना रहते हो, यू कैन फाइल ए PIL, आप PIL डाल सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और आप उस पर जब सवाल कर सकते हैं कोर्ट से कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, और कोर्ट उसमें फिर आगे का प्रोसेस करेगा। कोर्ट उन लोगों को बुलाएगा जिन लोगों को इन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, यानी कि रिवर्स को क्लीन रखने का भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पॉल्यूशन जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास। तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आपको जब उस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड की गई है, आपको उस जॉब में मतलब वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, आपको जो काम दिया गया है, आप वो काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी सर्विस को इफेक्टिव वे में परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट वहाँ सवाल करेगा और उस चीज़ का आंसर मतलब ज़रूर देगा और उन चीज़ों को रिजोल्व करने की भी कोशिश करेगा। इट हेल्प्स पीपल फाइट फॉर जस्टिस ईजिली एंड चीपली, ठीक है। तो ये मदद करता है PIL, ठीक है। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, लोगों की फाइट फॉर जस्टिस, मतलब जस्टिस की लड़ाई में हेल्प करता है PIL, ठीक है। ईजिली एंड चीपली, मतलब कि आसानी से और चीपली यानी सस्ते में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा लॉयर हायर नहीं करना पड़ता इसमें, आपको बस एक PIL डालनी है और कोर्ट से सवाल करना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि PIL का जवाब मिलना ज़रूरी है, ठीक है, और पर्टिकुलर कोर्ट को इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से यूज़फुल टूल है जिसका हम अपनी सोसाइटी को मतलब कि एक तरीके से रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इन चीज़ों में एक तरीके से इंक्लूड होना पसंद करें या इन चीज़ों में वो इंडल्ग हों, ठीक है। तो वो लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। बट आप एजुकेटेड हैं तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सारा जो है इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, आपको इन चीज़ों का पता हो और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इन टूल्स का क्या कर पाएँ, एक तरीके से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलते आप कमेंट में मुझे कर दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। आपको जितना समझ में ना आए या जितना समझ में आता है अच्छी बात है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करनी है, कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक केस स्टडी देख लेते हैं जो आप ही की बुक से है, ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट अ रियल केस, ठीक है। शीला बरसे, अ जर्नलिस्ट, ठीक है, एक जर्नलिस्ट है शीला बरसे, फाइल्ड अ PIL फॉर वुमेन प्रिजनर हु वर बीइंग मिसट्रीटेड, ठीक है। तो जो शीला बरसे हैं ये क्या करते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं ये, और ये ना एक PIL फाइल करती हैं किस चीज़ के अगेंस्ट, वुमेन प्रिजनर्स, ठीक है। वुमेन प्रिजनर्स हैं जो मतलब कि जो जेल में हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है, मतलब उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता। तो इस चीज़ के लिए जो शीला बरसे हैं एक फाइल मतलब एक PIL फाइल करती हैं ताकि इस चीज़ का जवाब मांगा जा सके, ठीक है। द कोर्ट टूक एक्शन एंड ऑर्डर्ड बेटर ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर देम। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इस चीज़ पे एक्शन लेता है, वहाँ पर वो चेक करता है और उसके बाद क्या करता है, कोर्ट ऑर्डर देता है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर देम, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे, ऑर्डर फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर दैम, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए मतलब एक अच्छा तरीका उन्होंने मतलब यहाँ से क्या किया,
स्टार्ट किया ताकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और बेटर प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। यानी कि उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई? जब जो शीला बरसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने PIL फाइल करी, ठीक है, और कोर्ट ने जब इस चीज़ को पूरा चेक किया, उन्हें इनमें कमियां मिली, तब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और जो वुमेन प्रिजनर्स थी उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। क्लियर है? अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस शोज हाउ PIL हेल्प्स ब्रिंग जस्टिस टू द पावरलेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये शो करता है ये एग्जाम्पल कि जो PIL कैसे हेल्प करती है जस्टिस टू द पावरलेस, मतलब जिन लोगों के पास पावर नहीं है, मतलब पावरलेस लोग हैं, उनकी भी PIL किस तरीके से हेल्प करता है, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप इस एग्जाम्पल को अपने PIL वाले टॉपिक में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं और आपकी आंसर राइटिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। ये महाराष्ट्र का केस है, NCERT बुक से ही लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, की टर्म्स रिकैप। तो चैप्टर हमारा हो गया ऑलमोस्ट फिनिश। अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले देखो जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। पूरा जो सिस्टम होता है कोर्ट्स का, टोटल ऑफ कोर्ट्स, इसको जुडिशरी कहते हैं। सेकंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम क्या है, टॉप मोस्ट कोर्ट, मतलब इंडिया का सबसे हायर लेवल का जो कोर्ट है, हाईएस्ट लेवल का जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। थर्ड है हमारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्टेट लेवल कोर्ट, हर एक कोर्ट हर एक स्टेट में क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के बारे में मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट कितने हमारे इंडिया में टोटल 25। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट कितने हैं हमारे, मैंने अभी आपको बताया था, लोकल कोर्ट हमारे कितने हैं 688, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा, जुडिशियल रिव्यू, कैंसिलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जुडिशियल लॉ क्या करता है, मतलब जो भी लॉ गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है, उनको जो जुडिशरी होता है वो क्या करता है, यानी कोर्ट क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हों ऐसे लॉज को जुडिशरी क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, यानी कोर्ट के पास इतनी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन चाहे वो अफेक्टेड हो या ना हो, कोई इशू हो या ना हो, अगर उसे कोई पब्लिकली कोई ऐसा इशू लगता है जो सोसाइटी के लिए मतलब कि एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उस चीज़ पे कोई भी पर्सन जो है क्वेश्चन कर सकता है, किससे करेगा, कोर्ट से करेगा, ठीक है। तो कोर्ट में सिंपल सी बस एक PIL डालनी होगी और उसके बाद कोर्ट का काम है उसको आंसर करना, ठीक है। क्लियर, ओके। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया, हमारा यहाँ पे टॉपिक भी पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। साथ ही लास्ट में आप इस टॉपिक में कंक्लूजन अपना बता सकते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, पूरा टॉपिक समझ आने के बाद आपको पूरे इस टॉपिक में क्या समझ आया, ठीक है, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बेसिकली क्या समझ आया। तो देखो, द जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस एंड राइट, सिंपल, ठीक है। जुडिशरी क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है, मतलब जस्टिस और जो हमारे राइट्स हैं जो, और जो जस्टिस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, जुडिशरी। इट इंश्योर्स दैट लॉ आर फॉलो, ठीक है। तो जुडिशरी इंश्योर्स करता है, यानी कि सुनिश्चित करता है कि लॉ आर फॉलो एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, यानी कि जुडिशरी जो है वो इंश्योर्स करता है कि जो लॉ है ना वो क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, यानी हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। ये सब कौन करता है, जुडिशरी, ठीक है। रिमेंबर, अ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक आपको ये इसको आप याद रखना और आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर नोट करना कि स्ट्रॉन्ग जुडिशरी मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, मतलब जितना ज़्यादा किसी कंट्री में जुडिशरी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जुडिशरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर
मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि जुडिशरी में कभी भी किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होगा, और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होगा तो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी, एक हमारी एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी, जहाँ पर क्या होगा, ऑल आर इक्वली ट्रीटेड। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा टॉपिक कवर होता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक ईजिली समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है आपको वीडियो में, वो भी आप बता सकते हैं, कोई कमी लगती है वो भी आप बता सकते हैं।